Now begins the story. No member of the Groglanian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. ग्रोगलेन परिवार का कोई भी व्यक्ति चोर हो ही नहीं सकता था। मैंने एक टक निगाह से अपने कजन को देखा और साथ ही घोड़े को देखा। दोनों के अंदर एक हास्य था। दोनों के अंदर बहुत ही पवित्र पायसुता रिलीजियस धार्मिक शांति, दोनों में बहुत पवित्र शांति नजर आ रही थी। एक तरफ मैं बहुत ही खुश था कि मुझे भी घुड़सवारी का अवसर मिल रहा था और दूसरी ओर मुझे डर था कि घोड़ा चोरी का है। मुराद, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. मैंने पूछा, मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? मुराद ने कहा, तुम अगर घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से छलांग लगाओ और बाहर आ जाओ। इसका मतलब सत्य था कि घोड़ा चोरी का ही था। इस बात पे कोई प्रश्न नहीं था और मुराद इसे लेकर के मुझे इनवाइट करने आया था कि अगर मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ तो मैं घुड़सवारी कर सकता था। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. बिल्कुल, कि मुझे लग रहा था कि सवारी के लिए घोड़े को ले आना चोरी नहीं हो सकता या उस प्रकार की चोरी नहीं है जैसे किसी के पैसे आदि चुरा लेना। और संभवतः मैं तो ये जानता था कि चोरी है ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर इतना सनकी हो, घुड़सवारी के लिए इतना शौकीन हो जैसे मैं और मेरा कजन मुराद थे, तो ये बिल्कुल भी चोरी नहीं हो सकती। मुझे लगता था कि चोरी तब तक नहीं होती जब तक हम इस घोड़े को किसी और को ना बेचें, और मुझे इस बात का भरोसा था कि हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, यानी कि इस घोड़े को किसी और को बेचने वाले नहीं हैं। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up into the horse behind my cousin Murad. मैंने कहा, मुझे कपड़े पहनने दो। उसने कहा, ठीक है, जल्दी करो। Leaped into होता है हैसन। डियर स्टूडेंट्स, हैस्ट वर्ड से बना है, HASTE, हैस्ट। हैस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, और जब इसके अंदर EN लग गया तो ये हैसन हो गया। यहाँ पे D साइलेंट है क्योंकि पहले हैस्ट में ये मोनोसेलेबिक था और अब ये बायसेलेबिक हो गया। स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम साइलेंट की बात करते हैं या ऐसे वर्ड्स की बात जिसमें उच्चारण कई बार बदल जाता है, जैसे आर से हम आर्किटेक्ट हो जाता है, तो ये सेलेबिक स्ट्रेस कहते हैं, इसको सेलेबिक या अट्रैक्शन कहते हैं, सेलेबिक इन्फ्लुएंस कहते हैं। HASTE में जो लास्ट वाला ई था उसका उच्चारण नहीं था, वो हैस्ट साउंड थी, टर्म ही खत्म हो रही थी, और अब जब EN हो गया तो इस TE की अलग साउंड आई है, तो यानी दो वावल साउंड जिसके अंदर हो गई है, तो इट हैज बिकम हैसन, द साउंड इज हैसन। तो साइलेंट वर्ड के लिए T साइलेंट यहाँ पर हो गया, यानी कि बायसेलेबिक हो गया है। और जो सेलेबल है वो उच्चारण लिखते हुए वावल्स को देख के नहीं बनता है, बल्कि उच्चारण कितनी बार स्वर का उच्चारण होता है उसके हिसाब से वो हमारे सेलेबल में डिवाइड कर दिया जाता है किसी वर्ड्स को। अगले सेक्शंस में हम इसके ऊपर भी चर्चाएं आपके साथ जरूर करेंगे। राइट नाउ इट्स ए हैसन यानी शीघ्रता। तो मैंने जल्दी से कपड़े पहने, अपने उसी पिछले आंगन में छलांग लगाई खिड़की से ही, और घोड़ी की सवारी पर बैठ गया और कजन के साथ चल दिया। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The edge of the town. Dear student, edge of the town का मतलब हुआ शहर के आखिरी हिस्से में, आखिरी छोर में। उन दिनों हम लोग शहर के उस कस्बे के आखिरी छोर में रहते थे, वॉलनट एवेन्यू। और एवेन्यू होता है रास्ता, वैसे जनरली होता है ऐसी स्ट्रीट, ऐसी गली जो पेड़ों से आच्छादित हो, यानी जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों। और ये वॉलनट पेड़ के आधार, पेड़ों के नाम से ही इन्होंने नाम रखे हैं, वॉलनट एवेन्यू, ऑलिव एवेन्यू। जिस प्रकार से हम गलियों के नाम, किसी शहीद के नाम से ऐसे नाम हमारे रखे जाते हैं, वैसे ही नाम है। तो वॉलनट गली का नाम है। कहते वॉलनट एवेन्यू में उन दिनों हम रहा करते थे, और हमारे घर से पीछे गाँव का देहाती क्षेत्र था। वाइनयार्ड यानी बेल वाले बगीचे थे, दूसरे बगीचे थे, सिंचाई की खाइयाँ थी, और गाँव को जाने वाली सड़कें थीं। सिर्फ 3 मिनट हमें लगे वॉलनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू तक जाने में, और फिर उसके बाद घोड़े ने
बहुत तीव्रता से दौड़ना शुरू कर दिया। The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to roar. हवा बहुत ही मीठी थी, सांस लेने के लिए बहुत अच्छी हवा थी सुबह की, और घुड़सवारी करने का जो फील जो महसूस हो रहा था हमें, वो बहुत ही शानदार था। मेरा कजन मुराद, जिसे सबसे ज़्यादा सनकी माना जाता था हमारे परिवार का, उसने गाना गाना शुरू किया। मेरा मतलब गाना तो क्या, उसने दहाड़ना शुरू किया, यानी जोर जोर से वो गाना गाने लगा। Every family has a crazy streak and it's somewhere. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. हर कबीले की कोई ना कोई एक ऐसी श्रृंखला, सन की श्रृंखला होती है जो बुजुर्गों के गुण बच्चों में आ जाते हैं, और मुराद को भी हमारे एक प्राकृतिक ऐसे गुणों का सक्सेसर माना जाता था जो कबीले के अंदर किसी पूर्वजों से आ जाते हैं। Before him was our Uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impassioned, and that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. मुराद से पहले हमारे परिवार में अंकल खुसरो थे, जो बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। बड़ी बड़ी उनका बहुत बड़ा काला बालों वाला सिर था, बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती थी, यानी इतनी बड़ी कि जैकोबियन वैली पूरी घाटी में किसी और की नहीं थी। ये व्यक्ति बहुत ही जल्दी, यानी ऐसी शॉर्ट टेम्पर के या गुस्सेल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत परेशान करने वाले थे, बड़े अशांत हो जाते थे और किसी भी व्यक्ति को बात करते हुए रोक देते थे, यह कहकर इससे कोई फ़र्क नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, इसकी ओर कोई ध्यान मत दो, चाहे बात कोई भी होती हो। उनका ये पेट डायलॉग था। That was all. No matter what anybody happened to be talking about. Once, it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him the house was on fire. That was all. यानी कि कुछ भी बात हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी तथ्य हो, कुछ भी हुआ हो, अगर उससे कोई बात की जाती तो फटाफट यही कहता कि इसकी ओर ध्यान मत दो। एक बार क्या हुआ कि अंकल खुसरो का बेटा अरक, जो 8 ब्लॉक दौड़ता दौड़ता नाई की दुकान पे आया, जहाँ पर खुसरो अपनी मूछें छूटी कर रहे थे, और उनसे कहने लगा कि पापा, हमारे मकान में आग लगी है। खुसरो ने कहा, दिस मैन खुसरो sat up in the chair and roared, it is no harm, pay no attention to it. The barber said, but the boy says your house is on fire. So Khusro roared, enough is enough. Enough, it is no harm, I say. वो व्यक्ति जैसे उसे कहा उसके बेटे ने कि उनके घर में आग लगी है, व्यक्ति अपनी कुर्सी पे खड़ा हो गया और कहने लगा, इसकी ओर कोई मत ध्यान दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नाई ने कहा कि ये बेटा कहता है कि तुम्हारे अपने घर में आग लगी है। खुसरो फिर से दहाड़ा, ना बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म पैट आई से, मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर घर में आग लगी है तो। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jarab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. मुराद को इसी चाचा जान का डिसेंडेंट, अग्रज ही माना जाता था, जबकि मुराद के फादर जोराब बहुत ही भले व्यक्ति, व्यवहारिक व्यक्ति थे और कुछ नहीं थे। हमारे कबीले में ऐसा ही होता है। A man could be the father of his own son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his pet. The distribution of the various kinds of pet in our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. कहता कि हमारे कबीले में ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर का बाप हो सकता है, पर उसके अंदर जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो अनिवार्य नहीं है उसका टेम्परामेंट वैसा ही हो जैसे बाप का, वो किसी दूसरे का हो सकता है। तो हमारे कबीले में इसे खुसरो का अग्रज माना जाता था, और ये चीज़ें इस प्रकार का, इस तरह की प्रवृत्ति का जो विभाजन होता है, ये हमारे कबीले में बहुत पुराने समय से ऐसा ही होता आ रहा है। कैपेशियस होता है सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज, एकदम से परिवर्तित हो जाना, और वैग्रेंट होता है पर्सन हु हैज़ नो, जिसके पास कोई घर या मकान या जॉब ना हो। तो यहाँ मतलब कहने का कि शरीर किसी और का और किसी और की प्रवृत्ति का उसमें अचानक आ जाना, ऐसा हमारे कबीले में बहुत पहले से होता आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ द क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई डिड मुराद वेक अप Aram? How did Aram react to what he saw? 2. What did Aram think about Murad's action of riding a stolen horse? How did he justify Murad's action? 3. Why did the sight of Murad's horse was delightful and frightened for Aram? Here are the answers suggested. Murad woke up Aram
In order to give him a chance to enjoy horse riding, Aram could not believe his eyes when he saw the beautiful white horse. He knew that Murad did not have the means to buy a horse, so it must have been a stolen one. Answer number two. Aram too was very crazy about horse riding, but riding a stolen horse both delighted and frightened him. He justified Murad's action, saying that taking out a horse just for a joyride could not be called stealing until they ought to sell it. And the third one, Aram was just a young boy, truthful and honest, but he had longing for horse riding. Naturally, he was delighted when Murad asked him to sit on the white horse, but he was also frightened because he knew that it was a stolen horse. That's all. Thank you. Have a nice day.